नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ का चौथा अध्याय। बोलू जो जो बड़ा हो रहा था, बोलते और चलते समय अपने को अधिक उतराने जैसा हल्का पाता। पाठ का गीत गुनगुनाते हुए उसे लगता कि मोगरे की गंध की हवा के सहारे चल रहा है। कभी जंगल की घनी गंध की उंगली पकड़कर चल रहा है, कभी माँ का उड़ता आंचल पकड़कर, कभी उड़ती हुई पतरंगी के साथ। स्कूल में प्रार्थना के समय वह मनुष्य हित के लिए असीम ज्ञान की मन ही मन प्रार्थना में तल्लीन हो जाता था। उसे लगता कि वह समझदार हो रहा है और बड़ा भी। वह धरती पर नहीं, हवा में खड़ा है कि अभी बाजू में खड़े लड़के के कंधे तक आ रहा था, अब कंधे से ऊपर हो गया। राष्ट्रगीत के समय सीधे खड़े रहने का अनुशासन सभी बच्चों में था। जहां स्थिर खड़े होकर बोलना होता, वहां बोलू को ना बोलने की छूट होती। राष्ट्रगीत को मन ही मन गाता, परंतु उसके होंठ हिलते कि वह गा रहा है और वह स्थिर खड़ा रहता। मन ही मन वह सबके साथ जोर से गा रहा होता। इस तरह स्थिर खड़े रहते हुए गाने में वह पक्षी की तरह उड़ने को व्याकुल हो जाता। एक दिन बोलू सांझ के साथ एक मीठी धुन गुनगुनाता हुआ घर से निकल पड़ा। गुनगुनाते हुए वह बौने पहाड़ की ओर जा रहा था और बौने पहाड़ के शिखर तक वह पहुंचा। सूर्य कुछ देर में डूबने को था। तरल सा सिंदूरी रंग जैसे सूर्य के पिघलने से नीचे फैल रहा था। बोलू पहाड़ की गहराई के मुहाने तक गया। उसने उसमें झांका तो लगा कि वह गहराई को बहुत नीचे तक धुंधला सा देख पा रहा है। सूर्य के नीचे डूबने का प्रकाश तराई से पहाड़ की गहराई में कहीं से जाता हो। तभी उसे शहद की गंध आई। शायद मुहाने के पास ही मधुमक्खी ने छत्ता बनाया हो। मधुमक्खी की भिनभिनाहट भी सुनाई दी। शहद से भरकर छत्ता पक गया था। छत्ता पत्थर के गिरने की सीध में नहीं पड़ता था, नहीं तो छत्ता कब का टूट जाता। उसने सोचा कि वह अपने मित्रों को यह बताएगा। मधुमक्खी को वह आते जाते देखना चाहता था। पराग कण के लिए मधुमक्खी बाहर आती होंगी। कुछ देर वह रुका, पर एक भी मधुमक्खी आते जाते नहीं दिखी। पहाड़ की गहराई में फूलों से भरा एक बगीचा होगा, इसीलिए मधुमक्खी ऊपर ना आती हो। बौना पहाड़ बच्चों का पहाड़ था और बूढ़ों का भी, क्योंकि इस पर चढ़ना कठिन नहीं था। बस्ती में जहां से जंगल शुरू होता, वहां छोटा सा माता का देवालय था। मंदिर बहुत पुराना नहीं था, मूर्ति बहुत पुरानी थी। मंदिर से सटा हुआ एक छोटा सा सुंदर सरोवर था। सरोवर मूर्ति के काल का लगता था। सरोवर के चारों ओर पानी तक पहुंचने के लिए पत्थर की सीढ़ियां थीं। गर्मियों में यहाँ शेर, हिरण, जंगली भैंस, नीलगाय आदि पानी पीने आते। सरोवर में बड़े बड़े कछुए और मछलियां भी थीं। शेर जब पानी पीता तो उसकी नजर मोटी मोटी मछलियों पर भी होती होगी कि झपट्टा मारकर मुंह में दबोच ले। भूखा शेर थककर जब जमीन पर लौटता होगा, तब आकाश की ओर अपने चारों पैर उठाए उसकी दृष्टि आकाश पर उड़ते पक्षी पर ऐसे पड़ती होगी कि उड़कर पक्षी को दबोच ले। पंख वाले सिंह की कल्पना में शायद यह भी एक कारण हो। माता के देवालय के पास एक अखाड़ा था। वहां कुश्ती लड़ने का खेल होता। एक भारी गोल पत्थर भी था, उसको उठा लेने का भी खेल होता। बहरा इस पत्थर को उठा लेता था। बहरा पत्थर तो उठा लेता, पर बाद में खुद उठ नहीं पाता था। उसको पकड़कर उठाना पड़ता। पत्थर उठाने का अभ्यास उसे बिच्छू ढूंढने के कारण पड़ा। रास्ते चलते जब तब वह पत्थर उठा लेता कि इसके नीचे बिच्छू होगा, पर उसे बिच्छू कभी मिलता नहीं और निराश होकर वह पत्थर को दूर फेंक देता। बौने पहाड़ पर एक दिन बोलू ने एक गोल पत्थर को उठाया और चट्टान पर पटका
तो पत्थर के दो टुकड़े हो गए थे, जैसे नारियल के बराबर बराबर दो टुकड़े हो जाते हैं। बोलू ने देखा था कि पत्थर के दोनों टुकड़ों में नीले रंग के स्फटिक चमक रहे थे। ऐसे ही दो एक पत्थरों को उसने एक चट्टान के नीचे औंधा कर रख दिया, जिससे स्फटिक छुप जाए, किसी को ना दिखे। यह बात मित्रों को बताना वह भूल गया था। मंगलवार का दिन था। कक्षा में आते ही गुरुजी ने कहा, आज की पढ़ाई है कि आज स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होगी, और इस पढ़ाई का विषय है छुट्टी का दिन। तुम लोगों को अच्छे से छुट्टी का दिन बिताना चाहिए। छुट्टी का दिन तुम लोगों ने कैसे बिताया, यह मुझे बताना। छुट्टी के दिन की पढ़ाई सुबह उठने से रात तक चलेगी, जब तक तुम सो नहीं जाते। छुट्टी का दिन अकेले मनाना चाहते हो तो अकेले मनाना, या जिसके साथ मनाना हो तो उनके साथ मनाना। एक साथ जैसे कक्षा में पढ़ाई का दिन होता है, वैसे ही एक साथ भी बिता सकते हो। अपने घर में या किसी के घर में या घर से बाहर इस उपयोगी दिन का उपयोग करोगे, परंतु लौट कर घर सही समय पर पहुंच जाना। गुरुजी, आप भी हमारे साथ रहेंगे? एक साथ बहुत से बच्चों ने पूछा। मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा। मैं स्कूल में रहकर सभी गुरुजी के साथ मिलकर परीक्षा की तैयारी करूंगा। छुट्टी के दिन की भी परीक्षा होगी। मैं तो सरोवर जाकर मछलियों को गिनूंगा। बीनू ने कहा, पर पानी में तैरती मछलियों को गिनना कठिन काम था। माता देवालय में हम लोग छुआ छुआइयल खेलेंगे। तीन चार बच्चों ने कहा। इनमें कूना और बोलू भी शामिल थे। बोलू और कूना दो आलों में बैठे थे। तब कूना चिल्लाई थी और बोलू हाथ उठाकर बिना बोले शामिल था। बोलू, तुमने कुछ कहा? गुरुजी ने पूछा। मैं छुआ छुआइल खेलूंगा। बोलू भूल गया था कि वह आले में है, और यह कहकर आले से उतर हवा में 4 कदम चल चुका है। बोलते ही वह दाहिने हाथ से खूंटी पकड़े लटक गया था, और उसने हवा में 4 कदम चलाए थे। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था, गुरुजी का भी नहीं। कूना को याद था, जब बोलू के गिरने का डर होता, वह पहले से बोलू को सावधान कर देती थी। आज कूना बोलू की कक्षा में आ गई थी। वह कलम लाना भूल गई थी। होता यह था कि कूना की कलम पता नहीं कैसे बोलू के बस्ते में चली जाती, और बोलू की कूना के बस्ते में। कूना और बोलू यह जानबूझकर नहीं करते थे। हो सकता है यह अदल बदल कलम पेंसिलें जानबूझकर करती हूं। सभी कलम एक जैसी होती, कलमें एक दूसरे को पहचानती हूं, और बोलू कूना अपनी अपनी कलमें उतना ना पहचानते हो। कूना बोलू से कलम लेना चाहती थी। छुआ छुआइल का खेल लड़के खेल रहे थे। कूना भी थी। बोलू चुपचाप अखाड़े की रेत पर खड़ा था और कहीं खो गया सा था। भैरा तेज भाग नहीं पाता था। दाम कूना को देना था। वह जानती थी कि वह भैरा को छू लेगी। वह भैरा को छूने को थी कि भैरा कूना से बचकर भागते हुए बोलू की तरफ भागा। रेत पर भागते हुए लड़खड़ा गया, और भारी भरकम भैरा बोलू से जाकर जोर से टकरा गया। टकराकर भैरा छिटक कर रेत पर गिरा। बोलू तब भी खोया हुआ, टस से मस भी नहीं हुआ। वह चुपचाप उसी तरह खड़ा था। भैरा को रेत पर गिरने से उतनी चोट नहीं आई जितनी चोट बोलू से टकरा जाने से आई थी। कूना और दूसरे लड़कों ने गिरे पड़े भैरा को उठाया। भैरा रो रहा था, पर बोलू मौलश्री के घने पेड़ पर बैठे किसी पक्षी की मीठी बोली सुन रहा था। पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था। बहरा रोते रोते बोल रहा था कि बोलू ने जानबूझकर उसे गिराया है। कूना और सब लड़कों ने बहरा से कहा कि वह झूठ बोल रहा है। बहरा बोलू से टकरा कर गिरा है। गलती बहरा की है। चोट मुझको लगी है, बोलू को तो नहीं लगी। बहरा ने फिर रोते हुए कहा। चुप कर रोना, रोएगा तो मारूंगी। चल दाम दे। कूना ने हाथ उठाकर कहा। फिर से खेल होगा, बहरा ने कहा। वह चुप हो गया था। बहरा रोंटा ही खेल रहा था। वह दाम नहीं देना चाहता था।
भद-भद दौड़कर वह किसी को छू नहीं सकता था और कूना जानती थी कि वह भैरा को हर बार दौड़कर पकड़ सकती है। चलो। कूना ने कहा। वह फिर से दाम देने को तैयार थी। भैरा को छोड़ सब बोलू के पास गए। मौलश्री से पक्षी उड़ गया था। तुमको चोट तो नहीं लगी? कूना ने बोलू से पूछा। नहीं। भैरा कैसे गिर गया था? बोलू भैरा के पास गया। तुमको मेरे टकराने से कुछ नहीं हुआ? कराहते हुए भैरा ने पूछा। नहीं। बोलू ने कहा। बोलू, तू कुश्ती लड़ेगा? बोलू का हाथ पकड़कर भैरा ने कहा। नहीं, कुश्ती लड़ना मुझको नहीं आता। भैरा से दूर जाकर बोलू ने कहा। डर गया? भैरा ने कहा। नहीं। बोलू फिर एक कदम पीछे हटा। मैं भी तुमको गिराऊंगा। भैरा ने कहा। अब बोलू का ध्यान एक रंग बिरंगे कीड़े पर था। उसकी पीठ पर सुनहरी और बैंगनी धारियां बनी थीं। बोलू फिर से कहीं खो गया। बोलू चुपचाप था। तभी चिढ़े हुए भैरा ने झपटकर दोनों हाथों से कसकर बोलू को पकड़ा और पैर से अड़ंगा लगाकर गिराने लगा। बोलू के पैर अंगद की तरह रेत पर गड़े थे। भैरा उसे हिला भी नहीं सका। बोलू का ध्यान तब भी कीड़े पर था, पर कीड़ा शायद भैरा के कारण चौंक गया था। वह तेजी से एक पत्थर की तरफ भागने लगा था। कूना रोने लगी। वह डर गई थी। दूसरे लड़के भी डर गए थे। यह सबकी आशा के विपरीत हुआ था। कीड़े की भी आशा के विपरीत। भैरा बोलू को छोड़कर अलग हो गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। भैरा ने सोचा, अब वह दौड़ता हुआ बोलू को जोर से धक्का देगा। उसे विश्वास नहीं था कि वह बोलू से टकरा कर गिर पड़ा। कूना बोलू के पास जाकर खड़ी हो गई थी। भैरा बोलू से कुछ दूर और चला गया। पलटकर जंगली भैंस के पड़वे की तरह बोलू की ओर फदर फदर दौड़ा। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसके माथे और गले में रेत चिपकी थी। कोना को समझ में नहीं आया कि भैरा दौड़ा क्यों आ रहा है। कूना, हट जा। दौड़ते हुए भैरा चिल्लाया। कोना नहीं हटी। कूना, दूर हो जा। भैरा से टकराने के पहले बोलू ने कहा और चलकर कोना के सामने आकर चुपचाप खड़ा हो गया। दौड़ते दौड़ते भैरा बोलू से टकराया और उसे जोर से धक्का दिया, पर भैरा के टकराने से पहले बोलू को सुनहरी और बैंगनी पट्टी वाला कीड़ा दिख गया था। बोलू ने देखा कि कीड़े की सुनहरी पट्टी चमक रही थी और उसी समय बोलू कहीं खो गया था। टकराने से भैरा बोलू से छिटककर रेत से बाहर जा गिरा था। वह जोर से रो रहा था। उसे चोट लगी थी, पर भैरा के टकराने के बाद भी बोलू जस का तस खड़ा रहा। कीड़ा दिख नहीं रहा था। तब बोलू ने भैरा के पास जाकर पूछा, क्यों रो रहे हो भैरा? तुमको क्या हुआ? जैसे तुमको मालूम नहीं। रोते रोते भैरा ने कहा। सच में मुझे कुछ नहीं मालूम। भैरा को चुप कराते हुए बोलू ने कहा। भैरा की गलती को सबने भुला दिया था। सब भैरा को चुप करा रहे थे, पर भैरा को अपनी गलती मालूम हो गई थी। रोना बंद कर वह हंसने लगा। तुमको चोट तो नहीं लगी? चोट से कराहते हुए भैरा ने बोलू से पूछा। नहीं, बोलू ने कहा। चलो घर चलें, मुझको उठाओ। भैरा ने कहा। सबने जोर लगाकर भैरा को उठने में सहायता की। छुट्टी का दिन तो अभी बहुत बाकी है। कूना ने भैरा के कपड़ों में लगी रेत को झरियाते हुए कहा। भैरा की आंखों में अभी भी आंसू थे। सब बस्ती की तरफ चल पड़े। कुछ दूर चले ही थे कि किसी को बोलू की आवाज सुनाई नहीं दी। बिना बोले या गुनगुनाते हुए बोलू साथ नहीं हो सकता था। अरे, बोलू कहाँ है? भैरा ने मुड़कर कहा। सब मुड़े। बोलू अखाड़े की रेत पर खड़ा था। चलो बोलू। सबने पुकारा। बोलू ने सुना नहीं। तभी अखाड़े में शायद व्यायाम के लिए आया एक युवक कोना के पास से निकला। भैया, बोलू चुपचाप है,
चल नहीं पा रहा है, कुछ बोलता नहीं, इसी तरह चुपचाप खड़ा रहेगा तो घर नहीं जा पाएगा। युवक बस्ती में नया था, बोलू को नहीं जानता था। एक दो दिन पहले भटक कर बस्ती आया था। बालक को घर पहुंचाना है, मैं पहुंचा दूंगा। साथ चलकर घर बता देना, कल रात को ही यहां आया हूं, युवक ने कहा। भटक कर आया, यह भी वह कहना चाहता था, पर यह कहना उसे अनावश्यक लगा। सब खुश हो गए थे। बोलू पत्थर की तरह खड़ा था, वह नहीं हिल रहा था। उसके बड़े बड़े बाल हवा में हिल रहे थे। युवक बलिष्ठ और शिष्ट था। उसका पैर व्यायाम के लिए रखे पत्थर से टकराया। उसने दोनों हाथों से पत्थर को सिर से ऊपर उठाकर किनारे फेंक दिया, जैसे फुटबॉल को उठाकर फेंकते हैं। सब देख रहे थे कि जिस तरह उसने पत्थर को फुटबॉल की तरह फेंका था, तो पत्थर भी जैसे धप धप फुटबॉल की तरह उछलता हुआ दूर जा गिरा था। क्यों गुस्सा हो? भूख लगी है, घर चलो, कहकर उसने बोलू को उठाया। युवक ने बोलू को उसी तरह उठाने की कोशिश की जैसे संभाल कर किसी बच्चे को उठाते हैं, और वह चकित हुआ कि बोलू हिला नहीं। उसने थोड़ी ताकत लगाई, फिर भी बोलू हिला नहीं। सभी लड़के दोनों को घेरे हुए थे, कूना भी थी। अब उसने सांस खींचकर और बल लगाया, फिर पूरा बल लगाया। बोलू के पैर थोड़ा भी नहीं हिले। बोलू रेत पर खड़ा था। युवक को भ्रम हुआ होगा कि बोलू के पैर रेत में धंस गए हैं। वह बोलू के पैर के आसपास की रेत दोनों हाथों से हटाने लगा। यह सब वह शांत मन से नहीं कर रहा था। बोलू टुकुर टुकुर उसके रेत हटाने को सिर झुकाए देख रहा था। फिर भी वह कहीं खोया हुआ था। वह गायब होकर वहां नहीं, लेकिन सबको दिखाई दे रहा जैसा गायब था। युवक हाँफने लगा था। बोलू को छोड़ वह सिर झुकाए अलग हो गया। किसी की ओर उसने देखा भी नहीं, केवल बोलू की ओर देखा और आंखें झुका ली। बोलू उसे तब केवल देख रहा था। फिर युवक ने सब बच्चों को देखा। बहरा युवक को इस खुशी से देख रहा था कि बोलू में युवक से अधिक ताकत है। तभी कोना बस्ती की ओर भागी। उसके पीछे बहरा और सभी भागे। युवक भी भागा। युवक सबसे आगे हो गया। पता नहीं बहरा में भागने की इतनी ताकत कैसे आ गई। वह अपनी टोपी हाथ में लेकर भाग रहा था। जब वह पहली बार बोलू से टकराया था तो टोपी गिर गई थी। दूसरी बार हाथ में टोपी लिए टकराया था। जब सब भाग रहे थे तब बोलू कहीं खोया हुआ नहीं था। बोलू ने उनको भागते देखा। तब भाग चलो भाई भाग चलो, तेज भागने की ताल में गाता हुआ बोलू भी भागने लगा। जोर से दौड़ो खटपट दौड़ो सरपट भागो, बोलू कहता। बोलू के छोटे छोटे पैर कभी धरती पर पड़ते, कभी नहीं पड़ते। वह छलांग नहीं लगा रहा था कि उछल कर दूर जाता। एक कदम धरती के बाद 4 कदम वह हवा में दौड़ता। जब वह हवा में होता तब दौड़ो दौड़ो नहीं कहता था, कहने लगता, उड़ो उड़ो भाई उड़ो, हवा के संग उड़ो उड़ो। जब वह हवा में गाता तब उसके साथ उतनी देर चह चह बोलती पतरंगी भी उड़ती। बोलू जब धरती पर दौड़ता तब पतरंगी पेड़ पर बैठ जाती और बोलू के हवा में उड़ने का रास्ता देखती। उसके हवा में आते ही झंकृत स्वर में चहकती बोलू के साथ उड़ती। पतरंगी बोलू के पास उड़ते समय बोलू के लहराते लंबे बालों से अपने को बचाती। दौड़ते उड़ते बोलू अपने साथियों के पास पहुंच गया। खटपट दौड़ो सरपट भागो, बोलू की यह आवाज भैरा ने पहले सुनी जो सबसे पीछे था। उसने मुड़कर देखा और खुशी से चिल्लाया, बोलू। दौड़ते हुए सब लोगों ने मुड़कर बोलू को देखा और बोलू बोलू चिल्लाने लगे। उधर दूर बस्ती से एक भीड़ आते दिखी। कुछ पास आने पर दिखा कि युवक के साथ बोलू की मां है। हरी घास के छप्पर की झोपड़ी में रहने वाले बूढ़े और बूढ़ी हैं। बजरंग होटल का भजिया बनाने वाला है। बजरंग महाराज ने बहरा की चिंता में भेजा होगा। जरूर पूरी बस्ती होगी केवल बजरंग महाराज को छोड़। यदि बजरंग महाराज होंगे तो उन्हें पहचानता कौन होगा? बोलू की मां को चिंता होगी।
युवक से बात करते आ रही थीं। युवक ने बोलू की घटना बताई होगी। यह सब बोलू को सामूहिक ताकत से रेत से गोद में उठाकर बस्ती लाना चाहते थे। बोलू की मां को याद आ रहा था। बोलू छोटा सा था, करवट भी नहीं ले पाता था। रोता था तब तो गोद में उठा लेती थी कि गोद में आने को कह रहा है। चुपचाप पड़ा रहता या सोता रहता तब उठा नहीं पाती थी। धरती पर थका हुआ सो जाता, खटिया पर सुलाने उठाती तो उठा नहीं पाती थी। अधिक प्रयास नहीं करती थी। सोचती सोने दो, उठाने से नींद न खुल जाए। बोलू की मां ने बोलू को देख लिया। बोलू ने भी देख लिया था। मां बोलने की उसकी लंबी किलकारी थी। 4 कदम वह हवा में दौड़ा था। पतरंगी चिड़िया झनकार की चह चह बोलते बोलू के साथ उड़ी थी। वह मां से लिपट गया। मां बोलने की फिर एक लंबी किलकारी थी। इस लंबी किलकारी के बीच में ही मां ने उसे गोद में उठा लिया। तब वह हल्का हो चुका था। गोद में उसे अच्छा लग रहा था। बोलू ने कहा, माँ भूख लग रही है। मां से वह लड़िया रहा था। घर चलो। उसने कहा। बोलू के चुप होने के कुछ पल बीते थे कि बोलू भारी होने लगा। मां ने बोलू से कहा, जंगल की हवा का झूला है, बोलू गाओ। बोलू गाने लगा। जंगल की हवा का झूला है, उसकी हवा के झोंकों में जंगल के फूलों की थपकी है। पतरंगी की चहचहाट सुनकर बोलू चैतन्य हो गया। वह गुनगुनाकर मां की गोद में हल्का हो हवा में थोड़ा ऊपर उठा रहा। अत्यंत बूढ़े ने कहा, बोलू की मां, बोलू को मेरी गोद में दे दो। बोलू की मां ने आदर से पितामह की तरह बूढ़े के हाथ की लाठी ली और नीचे रखी। फिर बोलू को उनके जर्जर फैले हाथों में दे दिया। बोलू को हल्के से उठाने में चारों तरफ की जंगल की हवा ने बोलू की मां की सहायता की थी। बूढ़े को बोलू का भार महसूस नहीं हो रहा था। यदि यह संसार भर के शिशुत्व का भार होगा तब भी, एक पीढ़ी का भार होगा तो भी। पितामह, बोलू को संभाल लेंगे ना? बोलू की मां ने पूछा। हाँ, पितामह ने कहा। मनुष्य सभ्यता के प्रारंभ के सबसे बूढ़े व्यक्ति द्वारा कही गई यह हाँ कहीं से चलकर आई हुई सुनाई दी। बस्ती में पहुंचे तो रास्ते में एक बुजुर्ग महिला का घर मिला। बोलू इनको अम्मा कहता था। अम्मा घर के सामने खड़ी थी। इसी समय पितामह को बोलू भारी लगा तो उन्होंने उसे उतार दिया। बोलू की मां ने उन्हें लाठी पकड़ा दी। अम्मा, अम्मा बोलते हवा में डग भरता हुआ बोलू उनसे लिपट गया। अम्मा बोलू के घुंघराले बाल सहलाते हुए मातृत्व के सुख से भर गईं। क्षण भर को जोर की हवा चली और बोलू सबकी दृष्टि से गायब हो गया। यह उसी क्षण भर में हुआ। वह लोगों के पास था और सब उसे ढूंढ रहे थे। बोलू कहाँ गया? क्या वह दिख नहीं रहा है? बोलू यदि चिल्लाता कि मैं यहां हूं तो हवा में कदमों से और दूर हो जाता। हो सकता है ऊपर उड़ती हुई खंजन चिड़िया का पंख टूटकर गिरते हुए उसके उड़ते घुंघराले बालों में फंस गया हो। पर उसके बाल हवा में इतनी जोर से फरफरा रहे थे कि पंख अगर फंसा होता तो गिर जाता। कहीं खंजन चिड़िया उसके ऊपर तो नहीं उड़ रही है? उसने देखा एक खंजन चिड़िया उसके सिर के पास ऊपर उड़ रही थी। वह सबको दिखाना चाहता था। उसने सोचा कि वह दिखे। हवा धीमी हुई। कुछ भारी होकर वह खंजन चिड़िया के उड़ान के पथ के नीचे से हट गया और वह सबको दिखने लगा। हवा में हवा के तेज झोंके बीच बीच में आ रहे थे। तभी बोलू को लगा कि बाईं तरफ के मोगरे की सुगंध वाला हवा का एक झोंका उसके बाएं कंधे से आकर लग गया है और जंगल के घने की सुगंध वाला दाईं तरफ का एक झोंका उसके दाहिने कंधे से आकर लग गया है। दोनों झोंकों के उसके 2 पंख हो गए और वह गोता लगाकर हवा में उड़ते ऊपर जा रहा था। कूना की दृष्टि ऊपर गई। उसे लगा कि बोलू
उड़ रहा है। बोलू जूं बोलते हुए उड़ने की आवाज निकाल रहा था। उसे बड़ा मजा आ रहा था। वह जूं भी नहीं बोलता, तो भी झोंकों के पंख से वह अच्छे से उड़ रहा था। इस बार दो खंजन चिड़ियां थीं, जो उड़ते हुए बोलू के सिर के पास ऊपर आ गईं। तभी बोलू गायब हो गया। बोलू ने जू 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 जोर से बोला। उसके झोंकों के पंख भी जोर से फड़फड़ाए और वह ऊपर उड़ती खंजन चिड़िया से आगे निकल गया। बोलू दिखने लगा था। बोलू झोंकों के पंख की सहायता से खंजन चिड़िया के साथ दिखने और गायब होने का छुपा छुपाई खेल रहा था। वह जब तब खंजन की उड़ान के नीचे से हट जाता तो दिखने लगता। चार खंजन चिड़िया के और आ जाने से उनकी उड़ान के नीचे से बोलू को हटने में कठिनाई होती थी। उसे छुपा छुपाइल खेलते खेलते देर हो गई। लोग बोलू की बात करते हुए निश्चिंत थे। बोलू वहां नहीं है, इस बात को भूल गए थे। खोना भूली नहीं थी। बोलू को इधर उधर देखती और ऊपर आकाश की तरफ भी। उसे एक दो बार लगा था कि उसने बोलू को आकाश में देखा है। छुपा छुपाइल खेलते बोलू ने ऊपर ही ऊपर बस्ती के कई चक्कर लगाए। हरी घास की छप्पर पर उतरने का उसका मन हुआ। हवा के झोंकों के पंख को हल्के से फड़फड़ाकर वह हरी घास के छप्पर पर उतरने लगा। लोग अपने घरों को लौटने लगे थे। बूढ़े बूढ़ी नहीं लौटे थे। धीरे धीरे लाठी टेकते लौट रहे होंगे। नीचे आसपास जो लोग थे उनको लगा कि अच्छी हवा चल रही है। मोगरे और जंगल की हरियाली की सुगंध सबको आ रही थी। घास बहुत ऊंची थी। नीचे की तरफ सिर झुका घास को हटाता हुआ बोलू उतरने की जगह देख रहा था। फूलों से भरे हुए छोटे छोटे पौधे जगह जगह उगे हुए थे। बोलू पौधों को बचाता हुआ उतरना चाहता था। घास की ओस की बूंदों से उसके हाथ गीले हो गए थे। उसे एक छोटी सी चौरस जगह दिखी। वहां घास नहीं उगी थी। घास के बीच धंसता हुआ बोलू भीग गया था। पैंट और कमीज गीली हो गई थी। शाम हो रही थी। बोलू को ठंड लग रही थी। देर हो गई। उसे अब घर जाना चाहिए। उसे याद आया कि चंद्रमा निकलने वाला होगा। चंद्रमा उसके पास से निकलेगा और वह उसे छू लेगा। हवा के झोंकों के पंखों से उड़कर घर जाएगा तो और ठंड लगेगी। पक्षियों को ठंड में उड़ने से और ठंड नहीं लगती होगी। ऐसा होता तो वे ठंड में नहीं उड़ते। पर वह पक्षी नहीं है। धीरे से वह धरती पर उतर आया। जैसे ही वह धरती पर उतरा उसने देखा एक बड़ा सा चंद्रमा हरी घास की छप्पर से निकला है। यह शरद पूर्णिमा का चंद्रमा था। बोलू अभी तक किसी को नहीं दिखा था। बोलू आसपास के दृश्यों के रंग संयोजन में इस तरह से घुल मिल जाता था कि दिखाई नहीं देता था। शरद पूर्णिमा के प्रकाश में सब इतना सुंदर दिख रहा था कि थोड़ा थोड़ा चंद्रमा जैसे सबके अंदर भी निकला। बोलू के अंदर भी थोड़ा सा एक चंद्रमा निकला था। तो दोस्तों, ये था हरी घास के छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ का चौथा अध्याय। 136 पन्नों के इस उपन्यास में हमने अब 42 पन्ने पढ़ लिए हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।